महागठबंधन भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों का एक अनऑफिशियल अलायंस। अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि सपा, बसपा और आरएलडी को छोड़ के किसी भी विपक्षी पार्टियों ने अधिकृत तौर पे इस गठबंधन की घोषणा नहीं की है और ये प्रीपोल अलायंस में नहीं गिना जाएगा। और आज हम इसी महागठबंधन सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन के जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। क्या है ये महागठबंधन? उत्तर प्रदेश की जाति और धर्म आधारित राजनीति का समीकरण है ये महागठबंधन। पहली शुरुआत इसकी कब हुई? 23 मई 2018 को, जब कर्नाटका में कुमारस्वामी सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में स्क्रीन पे दिख रहे सारे नेताओं को बुलाया और विपक्ष की एकता को दर्शाया। यहाँ से शुरुआत हुई महागठबंधन की। इससे पहले आप पिछले 2 दशकों से सुनते आ रहे होंगे थर्ड फ्रंट के बारे में, लेकिन ये महागठबंधन थर्ड फ्रंट से इस तरीके से अलग है कि इस महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस को भी बनाया गया था या बनाने की उम्मीद थी, परंतु वहां पे 40 नेता आए, परंतु 3 नेताओं ने ही अधिकृत तौर पे गठबंधन किया। वास्तविकता में परिवर्तन तब हुआ जब तृणमूल कांग्रेस ने एक महारैली का आयोजन किया बंगाल में। वहां पे देख के सबको ये लगा कि महागठबंधन एक वास्तविकता बन सकता है और काफी हद तक बना भी। उसके बाद सपा, बसपा और अंत में आरएलडी गठबंधन में आए और जो कि बहुत ही मजबूत गठबंधन साबित होगा उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा 2019 चुनाव में। इसमें एक बात और बता दें, ये रैली 11 दिसंबर 2018 5 राज्यों के रिजल्ट्स के बाद हुई थी। इन 5 राज्यों में विपक्ष को और खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली थी। ये जीत 2 तरीके से इस गठबंधन के लिए साबित हुई। पहला, ये कांग्रेस इस गठबंधन से अपने आप को थोड़ा अलग करके देखने लगी। उसे ये लगने लगा कि हम यूपीए के तहत ही चुनाव जीत सकते हैं, और महागठबंधन के बाकी प्लेयर्स को ये लगा कि हमें अपनी राजनीतिक पहचान लोकसभा में बचाए रखने या बनाने के लिए अपनी सीटों को और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये महागठबंधन कभी भी सच्चाई में बदलता नहीं दिख पाया। दिल्ली का रास्ता, लोग कहते हैं, हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये किसी नेशनल हाईवे की बात नहीं हो रही है। ये 7 रेस कोर्स रोड, जो कि अब 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, उस घर तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पे 4-5 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कि ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बघेलखंड। हम इसी पे विस्तार में चर्चा करेंगे कि महागठबंधन और राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश के क्या क्या हैं। लोकसभा 2014 के परिणामों के बाद इस महागठबंधन की जरूरत कैसे आन पड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ 71 और अपने सहयोगी की सीटें मिला दे तो 73 सीटें जीती थी, और उनका वोट शेयर था 42.3%। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के अगर वोटिंग परसेंटेज मिला दिया जाए तो ये उसके बराबर होता है। ये सोचा गया कि अगर ये तीनों पार्टियां गठबंधन में आ जाती हैं तो भाजपा को एक कड़ी चुनौती मिलेगी। 2017 का विधानसभा चुनाव, इसमें भाजपा का वोट शेयर गिरा, परंतु सीट फिर रिकॉर्ड हुई। 300 से ऊपर सीटें भाजपा ने जीती, परंतु वोट शेयर बीएसपी, एसपी और आरएलडी का बढ़ा और ये टोटल मिला के 46% पहुंच गया। और वहीं रिकॉर्ड सीटें जीतने वाली भाजपा का वोट शेयर था 39.7%। अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए और भाजपा को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक महागठबंधन बना। जी हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी आप महागठबंधन की रैलियों में तीनों पार्टियों के एम्बलम्स को देखेंगे या झंडों को देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ऊपर रहती है, फिर सपा, फिर आरएलडी। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सपा और आरएलडी के साथ
एक महागठबंधन हुआ जो कि चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। कई ओपिनियन पोल्स ने इसे 75 तक की सीट दे डाली हैं और प्लस 2 सीटें अमेठी और रायबरेली की जो कांग्रेस के पास है, यानी बीजेपी को महज 3 सीटें। आइए देखें क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं इस महागठबंधन के। भारतीय गणतंत्र में उत्तर प्रदेश की जगह इतनी अहम कैसे हो जाती है? क्योंकि राजनीति है। यहाँ पे 17 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए अलग की गई हैं और बाकी बची 63 सीटें जनरल कैटेगरी में आती हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की डेमोग्राफिक्स को देखें तो यहाँ पे 40% ओबीसी वोट हैं, 20.8 दलित यानी एससी वोट हैं, 0.1% ट्राइबल यानी एसटी वोट्स है, फॉरवर्ड कास्ट यानी ठाकुर ब्राह्मण वोट 23% है, मुस्लिम वोट 19% है और अदर्स 0.9% है। राजनीति में स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस गठबंधन के पीछे भी ऐसी ही एक स्टैटिस्टिक्स है और ये जो आप स्क्रीन पे सीट्स देख रहे हैं ये एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है कि अगर 2014 में ये गठबंधन होता तो क्या होता। वोट शेयर्स के हिसाब से अगर विभिन्न सीटों पे देखा जाए तो सपा बसपा का वोट अगर बीजेपी से कंपेयर करते हैं तो बीजेपी और अपना दल मात्र 37 सीटें जीतते और एसपी बीएसपी 41 सीटें जीतती। कांग्रेस को अभी भी अमेठी और रायबरेली जरूर मिलता। ये महागठबंधन को वास्तविकता में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था। मैथमेटिक्स ऑफ महागठबंधन। वोट शेयर सपा बसपा और आरएलडी का 2014 में 42.5%, भाजपा का 42.3%। वोट शेयर सपा बसपा और आरएलडी का 2017 में 46% और बीजेपी का महज 39.7। अब आते हैं जनसंख्या वाली बातों पर। 15 जिलों में नॉन हिंदू पॉपुलेशन 30% से ज़्यादा है और 70 डिस्ट्रिक्ट्स में 10% से अधिक एससी पॉपुलेशन है। इन्हीं दो कॉम्बिनेशंस को मिला के और 9% ओबीसी में से यादव वोट्स को जोड़कर अपनी राजनीति को भुनाने के लिए सपा बसपा के इस गठबंधन को बनाया गया है, जिसमें ब्रज क्षेत्र में आरएलडी के वर्चस्व का भी इस्तेमाल किया गया है। यही 3-4 फैक्टर अगर जोड़ दिए जाएं और वोट शेयर सिर्फ मैथमेटिक्स को देखा जाए तो ओपिनियन पोल्स में जो भारी सीटें इस महागठबंधन को दी गई हैं वो फलीभूत हो जाएंगी। दिक्कत किस बात की है? पिछले 26 सालों की कटुता सपा बसपा में अभी भी बरकरार है। शीर्ष के नेताओं के बीच में ये महागठबंधन हो गया हो, पर क्या कार्यकर्ताओं के बीच में ये महागठबंधन हो पाया है? जिस चीज को हम सिर्फ एक सिंपल गणित देख रहे हैं वो क्या सिर्फ एक गणित है? क्या ये 26 वर्षों की कटुता जमीनी स्तर पे काम कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच में खत्म हो गई है तुरंत से? उन लोगों की जिनकी राजनीति ही सपा बसपा के बीच में लड़ने की वजह से उजागर हुई थी, क्या वो इस गठबंधन से खुश हैं? क्या जो लोग बसपा के जो सपा के विरुद्ध खड़े हुए थे क्या वो बसपा के साथ खड़े होंगे या सपा के जो बसपा के विरुद्ध खड़े हुए थे? ये 15 जिलों में जहाँ पे 30% से भी ज़्यादा नॉन हिंदू हैं वो जिले हैं बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और 70 जिले जिसमें 10% से ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। ये तो 2014 में भी थी। मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका मतलब लगभग यही समीकरण 2014 में भी थे और 2019 में भी हैं। तो उस समय 73 सीटें एनडीए को कैसे मिल गई थी? ये वोटर्स तय करेंगे कि कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म करती है या गठबंधन को उन्होंने अपनाया है या नकार दिया है। कई विद्वानों का ये मानना है कि जिस वोट शेयर को सपा बसपा ये मान के देख रहे हैं कि 100% प्लस 100% 200% हमारा एक हो गया है, वो वोट शेयर का ट्रांसफर मात्र 140% से 160% के बीच में ही होगा। यहाँ पर यह भी देखने वाला है
कि सिर्फ जनसंख्या से वोट शेयर का नहीं होता है, टोटल कितनी वोटिंग हुई, कौन अपने वोटर को अंत में पोलिंग बूथ तक ले जाने में सक्षम हुआ, वही सफल होगा। इन सारी बातों का, सारे फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा 23 मई तक। तब हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना है भारत की सरकार या 7 लोक कल्याण मार्ग पे शासन करने के लिए। तब तक के लिए कृपया वोट डालें और इंतज़ार करें 23 मई का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।